हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी क्लास में। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि आरआरबी जेई सीवीटी 2 का एग्जाम हुआ था, जिसमें आपके कंप्यूटर और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो भी बच्चे आरआरबी एएलपी सीवीटी 2 का एग्जाम देंगे उनके लिए ये वीडियो एकदम वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि आपके एग्जाम में भी कंप्यूटर और इन्वायरमेंट से 10 मार्क्स से क्वेश्चन देखने के मिलेंगे। तो अगर आप इस वीडियो में बने रहते हो तो आपको ये बात पता चल जाएगा कि कंप्यूटर और इन्वायरमेंट के कैसे क्वेश्चन आए थे और कौन कौन से टॉपिक को आपको एकदम पढ़ के जाना है एग्जाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ मेजर टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए इन दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही नहीं है। तो सबसे पहले बात जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग को समझने से पहले आपको ग्रीन हाउस गैस को समझना होगा। देखिए, जो आपके अर्थ से निकलने वाली हीट को, जो वायुमंडल को, जो आपका अर्थ से निकलता है, क्या आप जानते हो कि जो आपका सन होता है वहां से हीट आता है, उसके बाद वो हीट हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाता है, हमारे एटमॉस्फेयर से फिर वो हीट रेडिएट होकर बाहर जाना चाहता है। लेकिन जो आपका ग्रीन हाउस गैस होता है उस हीट को क्या करता है, रोक करके रखता है। ठीक है, लेकिन जब वो एक्सेस अमाउंट में रोकने लगेगा तो क्या होगा, आपके अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोल देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कौन है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार आपका ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा होता है, तो जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि आपका मीथेन, जैसे कि आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, जैसे कि आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसे कि आपका ओजोन लेयर, ये सारा क्या है, तो ये सारा का सारा आपका ग्रीन हाउस गैसेस है, जो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट का कारण बनता है। ठीक है, तो अगर आपको ग्लोबल वार्मिंग नहीं चाहते हो, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना चाहते हो, तो इफिशिएंट यूजिंग एनर्जी, हाँ बिल्कुल बस सही बात है। अगर हम एनर्जी को कम यूज करेंगे तो हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग होगा वो कम होगा, पहला सही है। कह रहा है कटिंग डाउन यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। अगर जैसे आप पेट्रोल डीजल इसका आप कम खपत करोगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड कम रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम रिलीज होगा तो आपका ग्रीन हाउस गैस भी कम रिलीज होगा, और ग्रीन हाउस गैस कम रिलीज होगा तो आपका ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगा। तो ये भी आपका सही है। कह रहा है रिडक्शन इन इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस। आप क्या करोगे, जितने भी ग्रीन हाउस गैस आ रहा है उस पर वो उसको कम निकलने के लिए आप कोशिश करोगे, उसके लिए प्रयास करोगे। तो ग्रीन हाउस गैसेस कैसे था, तो आप कंट्रोल करोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O, CFC, O3 ये सब क्या हो, कम निकले। ठीक है, तो ये भी आपका ग्लोबल वार्मिंग बचाने में आपको हेल्प करेगा। कह रहा है कॉजिंग डिफॉरेस्टेशन। आप खुद बताओ, पेड़ काट के आप ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हो? नहीं रोक सकते हो। आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है वो और बढ़ जाएगा। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। हमसे क्या पूछा था, कौन सा मेथड नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका कॉज डिफॉरेस्टेशन। आप पेड़ काट के ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोक सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ ए स्मोक स्टेक। आप देखते होंगे कि जो बड़ा बड़ा फैक्ट्री होता है उसमें स्टील से इस टाइप से कुछ एक टॉल सा वर्टिकल सा खड़ा रहता है। ठीक है, और उससे यहाँ से धुआं निकलते रहता है, कई की जगह तो आग वगैरह आग निकलते रहता है। जो रिफाइनरी वगैरह के पास जानते होंगे, जो बरौनी थर्मल पावर प्लांट वगैरह देखे होंगे, तो देखे होंगे कि बेगूसराय के पास जो आपका एक थर्मल पावर प्लांट है, उससे क्या है, पूरा ऑल टाइम वो आग के टाइप का निकलते रहता है और वहां से धुआं निकलते रहता है। तो धुआं कहां से निकलता है, तो धुआं आपके इंडस्ट्री से निकलेगा। आप बोलोगे बिल्कुल सर, इंडस्ट्री से निकलेगा, और कहां से निकलेगा, तो थर्मल पावर प्लांट से भी निकलेगा। बिल्कुल सही बात है, थर्मल पावर प्लांट से भी निकलेगा। स्मेल्टर का मतलब होता है, ये एक तरह का फर्नेस होता है। ठीक है, जो क्या करता है, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि जो भी आपका मेटल है ना, उससे आप क्या निकाल सके, ओर निकाल सके, मेटल का क्या निकाल सके, ओर्स निकाल सके। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग बोलते हैं। उसमें आप लोग स्मेल्टर्स का यूज करते हो और यहां से भी धुआं निकलता है। लेकिन आप खुद बताओ, नदी से धुआं निकलेगा? आप बोलोगे नहीं सर, नदी से धुआं नहीं निकलेगा। इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिवर हो जाएगा। रिवर से कोई भी स्मोक स्टैक नहीं निकलता है। अब आपसे फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग ए फायरवॉल ऑन ए पर्सनल कंप्यूटर। जो आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है उसमें आप फायरवॉल का यूज क्यों करते हो। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये बात समझना होगा कि मान लीजिए ये आप हो, आपका ये क्या है, कंप्यूटर है, आपका ये क्या है, कंप्यूटर है, और ये आपका इंटरनेट होता है। तो यहाँ पे इसके बीच में क्या लगा हुआ होता है, इसके बीच में आपका लगा हुआ होता है फायरवॉल। इसके बीच में आपका क्या लगा हुआ होता है दोस्तों, तो इसके बीच में आपका लगा हुआ होता है फायरवॉल। तो फायरवॉल आपको क्या करता है, तो देखिए, जब आप यहां से कोई भी चीज को एक्सेस कीजिएगा इस इंटरनेट से, ठीक है, तो फायरवॉल क्या करेगा, आपको प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। आपको क्या करेगा, आपको सिक्योरिटी सिस्टम देगा, आपको मॉनिटर करेगा, ताकि आप क्या कर सके, आप कोई भी गलत वेबसाइट पे क्लिक ना कर सके, कोई भी हैकर आपका डेटा को ना चोरी कर सके। ये क्या करता है, जो आपका फायरवॉल होता है, ये क्या करता है, जो भी आपका
ट्रैफिक होता है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। जो भी आपका फायरवॉल होता है वो क्या करता है, जो भी आपका ट्रैफिक होता है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। जो आपका फायरवॉल होता है दोस्तों, ये आपको मालवेयर आपको हैकर, ठीक है, इन सब से आपको बचाता है। तो फायरवॉल क्या करता है, एक तरह के आपके कंप्यूटर को अनऑथराइज एक्सेस देने से बचाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो ये आपका कंप्यूटर था, ये आपका इंटरनेट था, तो इसके बीच में आपका क्या है, फायरवॉल है। तो फायरवॉल का आपसे पूछेगा क्या क्या बचाता है, तो मालवेयर, हैकर्स वगैरह से आपके डिवाइस को हैक होने से क्या करता है, बचा देता है। ठीक है, कह रहा है द एनर्जी दैट इज डिराइव फ्रॉम द यूज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप इज टर्म ऑफ। जो आपका एनर्जी डिराइव होता है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप से, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी बोल देते हैं। जो आपका एनर्जी डिराइव होता है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप से, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, उसी को हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी भी बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है द फाइन पाउडर दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द मोडिफाइड एंड रिसाइकल फॉर्म ऑफ प्लास्टिक इज कॉल्ड। इसको हम लोग क्या बताते हैं, कह रहा है कि जो आपका फाइन फॉर्म होता है, जो आपका क्या होता है जो आपका फाइन पाउडर होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जब देखिए सिंपल समझिए, जो आपका प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक आपका मान के चलिए आपने प्लास्टिक यूज किया और उस प्लास्टिक को फेंक दिया, जब वो प्लास्टिक को आप रिसाइकल कीजिएगा ना, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वही कह रहा है द फाइन पाउडर दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द मोडिफाइड एंड रिसाइकल्ड फॉर्म ऑफ प्लास्टिक इज कॉल्ड। जो आपका प्लास्टिक जिसको आपने कचरे में फेंक दिया था, उसको आप यूज करते हो उस पाउडर को, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो उसको हम लोग पॉलीबेंड बोल देते हैं। पॉलीबेंड क्या होता है, तो देखिए जो आपका पॉलीबेंड होता है दोस्तों, ये एक तरह का क्या है, महीन पाउडर है। जो आपका पॉलीबेंड होता है ये क्या होता है, आपका महीन पाउडर है, यानी एक तरह का ये रिसाइकल पाउडर है। इसको हम लोग ऑब्टेन कैसे करते हैं, तो जो आपका पॉलीबेंड पाउडर होता है ना, जो आपका पॉलीबेंड पाउडर होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, जब आपका प्लास्टिक खराब हो जाता है तो उस प्लास्टिक को हम लोग रिसाइकल करते हैं, तो आपको पॉलीबेंड पाउडर मिल जाता है। पॉलीबेंड पाउडर का यूज कहाँ करते हैं, तो जो आपका पॉलीबेंड पाउडर होता है ना, ये आपका जो रोड बनता है ना दोस्तों, उसमें इसका यूज किया जाता है। जो आपका पॉलीबेंड होता है, इसका निर्माण कहाँ से होता है, तो इसका निर्माण जो भी आपका प्लास्टिक का कचरा होता है, जैसे कि प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बॉटल, इसका पुनः उपयोग यानी इसका रिसाइकल करके आपका पॉलीबेंड बनाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया पॉलीबेंड कहाँ से बनता है, तो जो आपका प्लास्टिक का आइटम होता है उसी से आपका पॉलीबेंड बनता है। जो आपका पॉलीबेंड होता है इसका यूज रोड वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पॉलीबेंड। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टॉक्सिक टू नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको प्यार से समझिए। इसका मतलब आपसे पता है क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टॉक्सिक टू नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। कह रहा है कि आप लोग कौन सा ऐसा केमिकल्स का यूज करते हो जो वैसे ऑर्गेनिज्म को नहीं मारता है जिसको आप टारगेट नहीं कर रहे हो। समझ में आ रहा है, कौन सा फर्टिलाइजर्स, कौन सा केमिकल का आप यूज करते हो, छिड़काव करते हो, जिससे जिस ऑर्गेनिज्म को आप मारना चाह रहे हो वो तो मरता ही मरता है, लेकिन साथ साथ उसके अलावा जिसको आप टारगेट नहीं कर रहे हो वो भी मर जाता है। जैसे देखिए आपके प्लांट में कीड़ा लग जाता है, तो कीड़ा लग जाता है तो आप लोग उसमें क्या डालते हो, पेस्टिसाइड डालते हो। ये पेस्टिसाइड क्या करता है, कीट को मारता है। जो आपका हर्बिसाइड होता है ये क्या करता है, प्लांट को मारता है। जो आपका फंगीसाइड होता है ये क्या करता है, जो आपका फुफुंदी वगैरह लग जाता है, फंगस वगैरह लग जाता है, उसको मारता है। लेकिन जब आप इसका यूज कर रहे होते हो तो आप पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हो किस लिए, कीट को मारने के लिए, लेकिन इसके साथ और भी कुछ मर जाता है। क्या मर जाता है सर, तो जैसे कि आपका अर्थवर्म, जिसको आप जो आपका केचुआ वगैरह होता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, किसान का दोस्त वगैरह भी बोल देते हैं। ठीक है, जैसे आपका बर्ड मर जाता है, या सॉइल में जो रह रहे और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं, सॉइल का पीएच वैल्यू खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये सब पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगीसाइड जो होता है ये क्या करता है, आपके नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म को भी मार देता है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि कौन ऐसा है जो नॉट टॉक्सिक है, टॉक्सिक नहीं है, वो किसी को हार्म नहीं करेगा, ना तो आपके ना तो आपके अर्थवर्म को करेगा, ना तो आपको कीट को करेगा, किसी को कोई हार्म नहीं करेगा। तो ये हो जाता है आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्या होता है दोस्तों, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो जैसे आपका गोबर हो गया, ठीक है, गोबर हो गया, या आपका हरा खाद वगैरह हो गया, जो गोबर होता है, खाद वगैरह होता है, ये क्या होता है, आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होता है। तो ये भी बात आपको समझ में आ गया। पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, और ये मैंने आपको पढ़ा दिया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ा है, कंप्यूटर में भी पढ़ा है। पीसीबी क्या होता है, आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। दोस्तों देखिए जो आपका सीपीयू होता है उसके अंदर आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, उसके अंदर आपका कंट्रोल यूनिट होता है, उसके अंदर आपका कैश मेमोरी होता है, लेकिन जो आपका हार्ड डिस्क होता है वो आपका सीपीयू का पार्ट नहीं होता है। जो आपका हार्ड डिस्क होता है वो आपका सीपीयू के कंपोनेंट का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए फिर कह रहा है द प्राइमरी एजेंट दैट हेल्प इन द डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल मैटर इन डोमेस्टिक सीवेज। देखिए पहले बात समझिए, जो आपका बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होता है या मैटर होता है, बायोडिग्रेडेबल का मतलब हुआ वैसा मैटर, बायोडिग्रेडेबल का मतलब वैसा मैटर जिसको क्या करता है, जो भी आपका ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या कर देता है, उसको खा जाता है, उसको क्या कर देता है, सिंपल फॉर्म में तोड़ देता है। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब वैसा पार्टिकल, वैसा मैटर जिसको जो हमारे ऑर्गेनिज्म है उसको ना खा पाए, जो बैक्टीरिया वगैरह है वो उसको ना कंज्यूम कर पाए। ठीक है, उसको हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। बायोडिग्रेडेबल जैसे आपका केला का छिलका, ये सब जो हो गया, ये सब क्या होता है, आपका बायोडिग्रेडेबल होता है। तो बायोडिग्रेडेबल मैटर को डिकम्पोज करने का कौन काम करेगा, तो आपका बैक्टीरियम करेगा। कौन करेगा, बैक्टीरियम करेगा। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कह रहा है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू सिक्योरिंग वन स्मार्टफोन और टैबलेट। तो देखिए कह रहा है टर्निंग ऑफ मोबाइल डेटा। मोबाइल डेटा ऑफ करके आप कैसे अपने मोबाइल का लॉक बचा लोगे। ठीक है, अब मान लो यार आप मुन्ना हो, आप मुन्नी से बात करके सोए हो, ठीक है, अब घर वाले आपका फोन, अगर आप फोन ऑफ कर दोगे तो थोड़ी आपका कॉल हिस्ट्री नहीं आएगा, समझ रहे हो। तो ये ऑप्शन तो नहीं जाएगा। यूजिंग ओनली फ्री वाईफाई नेटवर्क। फ्री वाईफाई नेटवर्क तो आप यूज करके आप कैसे अपने स्मार्टफोन टैबलेट को बचाओगे, नहीं कर सकते हो। मोर ऐप से भी नहीं कर सकते हो। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगर हम पासवर्ड लगा देंगे तो फोन मेरा पड़ा रहे, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, if you want the primary recipient to see that other have received a copy of an email, you should enter their address in the field। अगर आप चाहते हो कि जो आपका प्राइमरी रिसिपेंट है वो क्या करे, वो देखे कि जो भी अदर लोग हैं उनको क्या मिल चुका है, उनको कॉपी ऑफ ईमेल मिल चुका है, तो आपको क्या करना होगा, जो आपका प्राइमरी रिसिपेंट है उसको सीसी फील्ड में डालना होगा। अगर आप सीसी फील्ड में डाल दोगे तो आपको प्राइमरी रिसिपेंट जो होगा उसको दिख जाएगा, और अदर जो है कि अदर को भी जो आपका ईमेल है उसका कॉपी क्या हुआ है, मिल चुका है। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर देखिए कह रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कोलेशन ऑप्शन इन द प्रिंट सेटिंग। तो जो आपका कोलेशन ऑप्शन होता है उसका मतलब ये हुआ कि आपने कंप्यूटर को ये कमांड दिया है कि जितना भी पेज है उस डॉक्यूमेंट में उसको एज अ सेट प्रिंट कर देना है। जितना भी डॉक्यूमेंट है उस पेज में उसको क्या करना है, प्रिंट कर देना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द F4 की इन MS एक्सेल व्हेन एडिटिंग अ सेल रेफरेंस इन ए फॉर्मूला। कह रहा है कि अगर आप F4 की दबाते हो MS एक्सेल में और कब कर रहे हो, एडिटिंग अ सेल रेफरेंस में, फॉर्मूला में, तो अगर आप F4 की को दबा रहे हो MS एक्सेल में तो क्या होगा, तो आपका अगर F4 की दबा रहे हो MS एक्सेल में, वो भी एडिटिंग कर रहे हो अगर आप सेल रेफरेंस में, तो वहां पे क्या होगा, टॉगल हो जाएगा। टॉगल किसके बीच में होगा, तो आपका एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंस के बीच में टॉगल होगा। ठीक है, कह रहे हैं द मेन यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज। जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है इसका यूज सबसे अधिक कहाँ किया जाता है, दोस्तों याद रखिए, जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है इसका सबसे ज्यादा यूज फ्रिज में किया जाता है, एसी में किया जाता है। ठीक है, अब तो आप एसी में कम यूज होने लगा, लेकिन पहले बहुत यूज होता था। और किस लिए यूज किया जाता है, तो जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है दोस्तों, इसको एज अ कूलेंट यूज किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है, एज अ कूलेंट यूज किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है इसको हम लोग रेफ्रिजरेंट में यूज करते हैं। और क्यों करते हैं, तो एज अ कूलेंट करते हैं, एज अ कूलेंट करते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू इंसर्ट ए न्यू कॉलम इन ए स्प्रेडशीट। तो सबसे पहले आपको क्या जाना पड़ेगा, सबसे पहले आपको होम में जाना होगा, फिर इंसर्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर आपको इंसर्ट सीट कॉलम करना पड़ेगा। यानी मान के चलिए आप MS एक्सेल यूज कर रहे हो, ठीक है, और आपको स्प्रेडशीट को डालना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले होम पे क्लिक कीजिए, फिर इंसर्ट पे क्लिक कीजिए, और फिर आप क्या कर दीजिए, जो भी आपको सीट इंसर्ट करना है वो कर दीजिए। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट ए स्लाइड शो फ्रॉम द बिगनिंग। अगर आपको पावर पॉइंट में स्लाइड शो करवाना है एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो आपको क्या दबाना होगा, F5 देना होगा। अगर आप F5 दबाते हो तो आपका स्लाइड स्लो क्या हो जाएगा, एकदम बिगनिंग से शुरुआत हो जाएगा, एकदम पहले स्लाइड से। तो वही कह रहा था व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट ए स्लाइड शो फ्रॉम द बिगनिंग। अगर बिगनिंग से आपको देखना है स्लाइड शो तो आपको क्या दबाना होगा, F5 दबाना होगा। ठीक है, चलिए कह रहा है व्हाट हैपन व्हेन ए कंप्यूटर इज पुट इनटू स्लीप मोड। कह रहा है कि इट शट डाउन कंप्लीटली नहीं। अगर आप कंप्यूटर को स्लीप मोड में डालते हो तो क्या होता है, कह रहा है कंप्यूटर जो होता है शट डाउन हो जाता है, नहीं होता है। शट डाउन कीजिएगा तब तो शट डाउन होगा, स्लीप मोड फिर कह दिया, स्लीप मोड शट डाउन से अलग होता है। कह रहा है इट स्टोर डाटा
ऑन द हार्ड ड्राइव एंड पावर ऑफ, ये भी गलत बात है। इट रीस्टार्ट ऑटोमेटिकली आफ्टर ए फ्यू मिनट, ये भी गलत बात है। कंप्यूटर स्लीप मोड से खुद का खुद कैसे ऑन हो जाएगा, गलत है। कह रहा है इट कीप द सेशन एक्टिव इन रैम व्हाइल यूजिंग मिनिमल पावर। आप अगर स्लीप मोड में करते हो तो जो भी आपका कंप्यूटर होता है, वो जो भी आपका सेशन एक्टिव रहता है उसको रैम में एक्टिव फॉर्म में रखता है, और उस वक्त वो जो पावर कंज्यूम कर रहा होता है वो क्या कर रहा होता है, मिनिमम कर रहा होता है। तो स्लीप मोड में जब भी आपका कंप्यूटर रहता है तो जो भी आपका सेशन रहता है उसको एक्टिव फॉर्म में रखता है, और जो भी आपका पावर कंजम्पशन हो रहा होता है उस वक्त वो मिनिमम हो रहा होता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं द ग्लास पैनल यूज्ड इन ग्रीन हाउस इज नोन टू रिटेन। अब हम आपको ये बताते हैं कि जो आपका ग्लास पैनल होता है इसका यूज किस लिए करता है। तो दोस्तों देखिए, ग्लास पैनल क्या होता है, तो मान लेते हैं ये आपका क्या है, आपका एक ग्रीन हाउस का क्या है, एक बॉक्स है। मान लेते हैं कि ये क्या है, आपका एक ग्रीन हाउस बॉक्स है, और इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लांट उगा रहे हैं। ये क्या है, आपका प्लांट है, समझ लीजिए प्लांट है ये क्या है, एक ग्रीन हाउस बक्सा है, इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लांट उगा रहे हैं। और ये जो प्लांट उगा रहे हैं ना, तो ये जो बक्सा है ना, ये जो बक्सा है ये किस चीज से बना है, तो ये बक्सा आपका बना हुआ है ग्लास से। ये बक्सा किस से बना हुआ है, ग्लास से। ये क्या है, आपका ग्लास से बना हुआ एक ढांचा है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्रीन हाउस बोल देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्रीन हाउस पैनल बोल देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्रीन हाउस पैनल। सबसे पहले समझिए, एक बॉक्स है, वो बॉक्स किस से बना हुआ है, शीशा से बना हुआ है, और वो बॉक्स जो शीशा से बना हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस पैनल। और ये ग्रीन हाउस पैनल में हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर प्लांट लगा देते हैं। ये प्लांट क्या करता है, तो जो भी सूरज से रोशनी आता है, सूरज से रोशनी यहां से आ रहा होगा, सूरज से रोशनी अंदर तो आने दे दिया, लेकिन अंदर से बाहर नहीं जाने देता है, अंदर से बाहर नहीं जाने देता है, अंदर से बाहर नहीं जाने देता है। इससे क्या होता है कि जो आपका ग्रीन हाउस होता है वो अंदर जो बाहर नहीं जाएगा, तो बाहर नहीं जाएगा तो इसके अंदर ग्रीन हाउस गैस है, इसके अंदर क्या है आपका ग्रीन हाउस गैस है। तो ये क्या करेगा, इसके टेम्परेचर को बना के रखेगा, इसको क्या करेगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट टेम्परेचर देगा, जिससे क्या होगा, जो आपका ये प्लांट है वो अच्छे से ग्रो करेगा, जिससे जो प्लांट है वो क्या करेगा, अच्छे से ग्रो करेगा। तो यही कहता है कि जो आपका ग्लास पैनल यूज होता है ग्रीन हाउस में, वो इसीलिए हो जाता है, जो आपका ग्लास पैनल यूज होता है ग्रीन हाउस में, गैस बोल दिया था उसके लिए माफ कीजिएगा, जो आपका ग्लास पैनल यूज होता है ग्रीन हाउस में, ठीक है, वो इसीलिए यूज किया जाता है ताकि जो भी आपका हीट एक बार अंदर आ गया है वो बाहर ना जाए। समझ में आ गया। एक आपका बॉक्स था, एक क्या था, एक आपका बॉक्स था, इससे सन का यहाँ से हीट आया, और हीट आने के बाद ये जो ग्रीन हाउस गैस है इस हीट को बाहर नहीं जाने देगा। और बाहर क्यों नहीं जाने देगा, क्योंकि इसके अंदर जो पौधा है, ताकि उसको पौधे का क्या हो, अच्छा ग्रो हो पाए। क्लियर। ये सारा क्वेश्चन तो नहीं है हमारा, जो क्वेश्चन है हम लोग सब करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वाले में चलते हैं। आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर सेशन पसंद आ रहा है दोस्तों तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, कह रहा है विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन फॉर इट्स ओपन सोर्स नेचर एंड कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। तो देखिए, जो आपका लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये आपका कैसा होता है, ओपन सोर्स नेचर का होता है। कैसा होता है, ओपन सोर्स नेचर का होता है, और इसी का यूज हम लोग कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट के लिए यूज कर रहे थे, किसमें, डेस्कटॉप और लैपटॉप में। तो लाइनेक्स क्या है, आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। लाइनेक्स क्या है, आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। आपको बताना है कौन कौन सा जो है इसमें ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए याद कीजिए, ग्रीन हाउस गैस क्या क्या होता है, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये कहाँ से आता है, तो आपका कोयला से आता है। कहाँ से निकलता है, पेट्रोल से होता है। फिर हो जाता है आपका CH4, ये भी क्या है, आपका ग्रीन हाउस गैस है। ये कहाँ से निकलता है, तो आपका लैंडफिल यानी दलदली इलाका से निकलता है। जो आपका काऊ होता है, काऊ जब अपना गैस निकालती है तो उससे निकलता है, ठीक है। फिर आपका N2O हो गया, ये भी क्या है, आपका ग्रीन हाउस गैस है। ये कहाँ से आता है, आपका इंडस्ट्री से आता है। फिर आपका CFC का बात करें तो CFC भी कहाँ से निकलता है, AC से निकलता है, एरोसोल स्प्रे से निकलता है, ठीक है। फिर आपका O3 हो गया। ये सारे के सारे क्या है, आपके ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड भी आपका ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका ग्रीन हाउस गैस है, आपका मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है। तो जो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। In an aquatic ecosystem, the phenomena of biomagnification can best be studied in the case of। देखिए, आपको इसके लिए आपको जानना होगा, मैंने आप लोग को पढ़ाया था एक्यूमुलेशन। जैसे कि मान के चलो ये एक मछली है, ये एक मछली है, ये आपका दूसरा मछली है, और ये आपका क्या है, तीसरा मछली है। ये एक पॉइजन है, ठीक है।
इस पॉइजन को इस मछली ने खाया, एक पॉइजन की गोली खाया, ये मछली ने भी एक पॉइजन की गोली खाया, ये मछली ने भी एक पॉइजन की गोली खाया। तो इन सब के अंदर जो ये एक पॉइजन गया, एक पॉइजन गया, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्यूमुलेशन बोल देते हैं। फिर एक बड़ा मछली आया, फिर एक क्या आया, आपका बड़ा मछली आया। इस बड़ा मछली ने इसको भी खा लिया, इसको भी खा लिया, इसको भी खा लिया, खाया तो ये तीन को और इन सब के अंदर पेट में कितना आपके पास पॉइजन है, तो एक एक है। तो एक इस मछली से आया, एक इस मछली से आया, एक इस मछली से आया, तो इसके पास कितना पॉइजन हो गया, 3 पॉइजन हो गया। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, बायोमैग्निफिकेशन बोल देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बायोमैग्निफिकेशन क्या है। और जो आपका बायोमैग्निफिकेशन है, इसको हम लोग बेस्ट स्टडी कैसे किए थे, तो इसको हम लोग डीडीटी के केस में बेस्ट स्टडी किए थे बायोमैग्निफिकेशन को। जो आपका डीडीटी होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीडीटी का आपका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथीन। क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथीन। ये क्या होता है, तो ये आपका एक कीटनाशक है जिसका यूज हम लोग कहाँ पे किए थे, कीट को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया था। लेकिन यह रसायन क्या हुआ था, पानी में घुलकर जो भी हमारे छोटे जीव थे, जैसे कि मछली, जल में रहने वाले जो भी जीव थे, उनके अंदर ये प्रवेश कर गया था। क्या हो गया था, प्रवेश कर गया था। और जब बड़े जीव इसको खाए थे तो उस बड़े जीव के अंदर भी क्या हुआ था, चला गया था। और इसके साथ साथ वो क्या हो गया था, मैग्नीफाई कर दिया गया था, मतलब क्या हो गया था, बढ़ गया था उसके अंदर। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि जब वो चीज़ को मनुष्य से खाया, जब ये वही चीज जो आपका जहर था वो जहर मनुष्य तक आया, तो मनुष्य के अंदर क्या होने लगा, तो मनुष्य के अंदर बीमारियां होने लगा, जैसे कि आपका कैंसर, बांझापन, ये सब बीमारी होने लगा। तो समझ में आ गया कि आप मछली को, ये एक मछली था, इसको डीडीटी को, ये कीटनाशक को खाया, कैसे भी पानी में पहुंच गया था। लेकिन फिर इसको ये मछली खाया, बड़ा मछली, और इस बड़ा मछली को हम लोग खा गए। तो इसके अंदर जो ये पॉइजन था वो हमारे अंदर भी तो आया, और हमारे अंदर आने के बाद हम लोग के अंदर क्या हुआ, प्रॉब्लम हुआ, हम लोग को कैंसर, बांझापन जैसे बीमारी से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो इससे पता चल गया। तो डीडीटी इसका बेस्ट एग्जांपल है किसका, बायोमैग्निफिकेशन का। ठीक है, कह रहा है रेडिएशन दैट आर एमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियर वेस्ट आर नोन टू कॉज एट ए हाई रेट। देखिए, जो आपका रेडिएशन इमिट होता है न्यूक्लियर वेस्ट से, वो क्या होता है, वो हम लोगों को म्यूटेशन का हाई रेट कारण बनता है, यानी जो आपका डीएनए के स्ट्रक्चर वगैरह को चेंज करता है। तो रेडिएशन जो होता है, जो भी आपका न्यूक्लियर वेस्ट से निकलता है, वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा म्यूटेशन रेट को बढ़ा देता है। म्यूटेशन किस में करेगा, तो डीएनए में करेगा। कह रहा है विच टाइप ऑफ रैम इज फास्टर एंड डज नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग। तो देखिए, जो आपका एस रैम होता है वो बहुत ही ज़्यादा फास्टर होता है और उसको रिफ्रेशिंग का जरूरत नहीं पड़ता है। तो जो आपका एस रैम होता है वो बहुत ही ज़्यादा फास्टर होता है और उसको रिफ्रेशिंग का जरूरत नहीं होता है। कह रहा है विच फंक्शन की इज यूज टू मूव टेक्स्ट और ग्राफिक इन ए डॉक्यूमेंट। अगर आपको कोई भी विच फंक्शन की इज यूज टू मूव टेक्स्ट और ग्राफिक्स इन ए डॉक्यूमेंट, अगर आपको डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट या आपके ग्राफिक को मूव करना है तो आप कौन सा कमांड देते हो, F2 देते हो। अगर आप F2 दबाओगे तो जो भी आपका टेक्स्ट है या आपका जो भी ग्राफिक्स है वो आपके डॉक्यूमेंट में क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है वेयर कैन वन फाइंड द ऑप्शन टू चेंज ए पावर पॉइंट टेम्पलेट। अगर आपको पावर पॉइंट के टेम्पलेट को चेंज करना है तो आप डिजाइन में जाओगे और वहाँ पे थीम सेलेक्ट करोगे कि आपका पावर पॉइंट का जो थीम होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वो ऑप्शन आता है डिजाइन वाले में, डिजाइन वाले जॉब में, वहाँ पे आपको थीम का ऑप्शन आएगा, उसको चूज कीजिएगा और पावर पॉइंट का टेम्पलेट का चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है द पीपल ऑफ डैश वेयर फेमसली इन्वॉल्व इन एजुकेशन ऑफ द चिपको मूवमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए जो आपका चिपको मूवमेंट है ये कब स्टार्ट हुआ था, 1973 में। चिपको मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, 1973 में। क्यों स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ पे फॉरेस्ट का कटिंग किया जा रहा था, इसी वजह से वहाँ पे चिपको आंदोलन का स्टार्ट हुआ था। और चिपको आंदोलन कहाँ पर हुआ था, तो गढ़वाल हिमालय में हुआ था। गढ़वाल हिमालय कहाँ पे, तो आपका उत्तराखंड में। कहाँ पे, उत्तराखंड में। और इसी से मिलता जुलता हुआ एक और आंदोलन हुआ था जिसको हम लोग एपिको आंदोलन बोलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। एपिको आंदोलन कब हुआ था, तो 1983 में हुआ था। ये जस्ट आपका सिमिलर है चिपको आंदोलन से। और एपिको का मतलब कनाडा भाषा में क्या मतलब होता है, तो इसका कनाडा भाषा में क्या मतलब होता है बताइए आप लोग, तो इसका मतलब भी होता है चिपकना। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। हाँ, कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ ए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच इज मोस्ट पावरफुल एंड कॉज डैमेज टू द डीएनए। देखिए, जो आपका सन से जो लाइट आता है, जो आपका सन से रेडिएशन आता है, उसमें कौन कौन सा रेडिएशन आता है, एक तो आपका अल्ट्रावायलेट रे ए आता है, एक आपका अल्ट्रावायलेट रेड बी आता है, एक आता है आपका अल्ट्रावायलेट रेड सी आता है। जो आपका यूवी होता है इसका मतलब होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। जो आपका यूवी रे होता है इसको हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते। क्या नहीं कर सकते, हम लोग आंखों से उसको नहीं देख सकते हैं। ठीक है, हमसे
हमसे पूछ रहा है सबसे पावरफुल कौन है और कौन डैमेज करता है, ठीक है। तो देखिए जिसका वेवलेंथ सबसे कम वो सबसे ज़्यादा हानिकारक। तो ए का कितना होता है 315 से 400 नैनोमीटर। बी का कितना होता है, तो बी का हो जाता है आपका 280 से लेकर 315 नैनोमीटर। और जो आपका सी होता है इसका हो जाता है आपका 100 से 280 नैनोमीटर। तो ये जो होता है ये आपका सबसे खतरनाक होता है अल्ट्रावायलेट सी। लेकिन जो आपका अल्ट्रावायलेट सी होता है ये हमारे पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि हमारा पृथ्वी के बाहर मतलब क्या हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में क्या ओजोन लेयर क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सी को नहीं पहुंचने देता है, इसको बाहर फेंक देता है। इसी वजह से पृथ्वी पे कौन पहुंच पाता है, बी। वो भी क्यों पहुंच पाता है, क्योंकि ओजोन डिप्लीशन हो गया है। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा जो डेंजरस हो जाएगा, जो हमारे अर्थ पे पहुंच के डीएनए को चेंज करने का कोशिश करता है, वो क्या हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट बी हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड ओवर द ब्रह्मपुत्र रिवर इन इंडिया। तो ये हो जाएगा आपका धोला साडिया ब्रिज। ये मैं क्यों करवा दिया, ये तो हम लोग का था ही नहीं अभी। हाँ, कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए फायरवॉल। अभी बताया था कि जो आपका फायरवॉल होता है वो आपके अनऑथराइज्ड एक्सेस को बचाता है, ठीक है। फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंटल क्वालिटी द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कम इनटू फोर्स इन द ईयर। देखिए ये हम लोग से क्लास से क्वेश्चन आ गया कि जो आपका इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था। तो आप सारे लोग जानते हो 1986 में आया था। कब आया था, 1986 में आया था। देखिए इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को बचाने के लिए, जो आपका फॉरेस्ट को बचाने के लिए एक्ट कब आया था, 1927 में। जो आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था ये कब आया था, तो 1980 में आया था। जो आपका नॉइज है इसको कंट्रोल करने के लिए कब आया था, 2000 में। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट कब आया था, 1972 में आया था। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया था, कब आया था आपका, 2002 में आया था। एक और चीज़ याद रख लीजिएगा, जो आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है ये कब आया था, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद आया था। जो आपका वाटर कंट्रोल, वाटर का जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए जो एक्ट आया था वो कब आया था, 1974 में आया था। जो आपका एयर होता है इसको कंट्रोल करने के लिए जो एक्ट आया था ये कब आया था आपका, 1981 में आया था। देख रहे हैं क्लास का क्वेश्चन है ना, आप बोलोगे हाँ सर ये क्लास का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए फायरवॉल टूल इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। तो जो आपका फायरवॉल होता है जैसे कि बताया ये मॉनिटर करता है जो भी आपका इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। मैंने आपको बताया था ना, ये आपका कंप्यूटर है, मान लीजिए यहाँ पे आपका मान लीजिए ये इंटरनेट है, तो इसके बीच में लगा हुआ है ये फायर। ये क्या करता है, जो भी सिग्नल आ रहा है और जो भी सिग्नल जा रहा है उसको ये क्या करता है, फिल्टर करता है, उसको कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है, ताकि जो भी मालवेयर अटैक हो या जो भी हैकर्स अटैक करते हैं उससे आपको क्या किया जा सके, बचाया जा सके। तो ये बात आपको समझ में आ गया। देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। आपको बताना है कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का इसमें एग्जांपल कौन सा नहीं है। तो आप सारे लोग जानते हो जो स्कूल का कचरा होता है उसको म्युनिसिपल वाले ले जाएंगे, जो आपका हॉस्पिटल का कचरा है उसको भी म्युनिसिपल वाले ले जाएंगे, जो आपका होम का कचरा है उसको भी म्युनिसिपल वाले ले जाएंगे। लेकिन जो आपका रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसको म्युनिसिपल वाले नहीं ले जाते हैं, क्योंकि वो बहुत खतरनाक हो जाएगा, उससे रेडिएशन निकलते रहता है, ठीक है। क्लियर हो गया ये बात। ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया के जनक कौन थे, तो प्रोफेसर एम स्वामीनाथन। कौन थे, एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। क्लियर हो गया ये बात। एक और चीज लास्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टॉक्सिक टू नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। ये तो करवा दिया था ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। तो मैंने आपको कंप्यूटर भी करवा दिया, मैंने आपको इन्वायरमेंट भी करवा दिया। अब दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन है, अगर किसी को भी फॉर्मूला सीट चाहिए तो आप फॉर्मूला सीट ले सकते हैं। इस फॉर्मूला सीट को इसलिए बनाया गया है ताकि जब आपका एग्जाम के टाइम, एग्जाम का जो आपका लास्ट दिन होगा, यानी जिस दिन आपके एग्जाम होगा, जैसे कि आपके पेपर 2 तारीख को हैं, ठीक है, तो 1 तारीख को जब आप ट्रैवलिंग में रहोगे तो जो भी बच्चे एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनके साथ दिक्कत क्या होता है कि वो फॉर्मूला को भूल जाते हैं। तो ये फॉर्मूला सीट को इस टाइप से बनाया गया है, एक एक चीज को मेंशन किया गया है ताकि आप फॉर्मूला ना भूलें और आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ये 10 पेज का फॉर्मूला सीट है जिससे आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। जो भी आपका लीवर एंड सिंपल मशीन हो, हीट एंड टेम्परेचर हो, सब कुछ आपका रिवीजन हो जाएगा। जैसे देखिए एक एक चीज को इसमें मेंशन किया गया है कि फर्स्ट क्लास लीवर जो होता है इसका फलक्रम कहाँ पे होता है, क्या क्या एग्जाम्पल है आपका फर्स्ट क्लास लीवर का, इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है।
देखिए मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला, वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला, हर एक एक चीज़ को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। जो आपका मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड है, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का है, तो आप इसको क्या करोगे, निकलवा लेना प्रिंट आउट, और इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना, तो इससे 5-10 मिनट में आप रिवीजन कर लोगे, ट्रेन वगैरह में रहोगे तो। और आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी कंप्लीट सिलेबस लिया गया है। कंप्लीट ये पूरा जो टॉपिक है इसको 9 घंटे के महामैराथन में क्या कर दिया गया है, कंप्लीट करवा दिया गया है। आप देख सकते हो ये जो आपका महामैराथन हुआ था, इसमें आपका लीवर, सिंपल मशीन, हीट, टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट मेजरमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, मास, वेट, डेंसिटी, वर्क पर एनर्जी, कंप्यूटर, इन्वायरमेंट, पूरा का पूरा ये कंप्लीट करवा दिया गया है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको बहुत ही फायदा हो सके। तो अगर आपको ये सेशन में पसंद आया हो तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सेशन